ये है स्पेन यानी यूरोप महाद्वीप और समुद्र के उस पार जो पहाड़ दिख रहा है वो है मोरक्को का फेमस जेबेल मूसा माउंटेन यानी अफ्रीका महाद्वीप। दो अलग अलग महाद्वीप, लेकिन इनके बीच का फासला कितना है? सिर्फ लगभग 13 से 14 किलोमीटर। इतना कम कि मुंबई से नवी मुंबई जाए तो वो कभी कभी उससे ज्यादा लंबा लगता है। अब जरा सोचो, चाइना 164 किलोमीटर लंबा डेनयांग कुनशान ग्रैंड ब्रिज बना चुका है। यूके और फ्रांस के बीच समुद्र के नीचे 50 किलोमीटर लंबी चैनल टनल मौजूद है। तो फिर यूरोप और अफ्रीका के बीच के इन सिर्फ 13 किलोमीटर को जोड़ने में दुनिया पिछले 100 साल से फेल क्यों हो रही है? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई सुनसान समुद्री रास्ता भी नहीं है। अगर मैप को थोड़ा ऊपर से देखो तो एक तरफ है अटलांटिक ओशन, दूसरी तरफ है मेडिटेरेनियन सी, और इन दोनों के बीच एकमात्र नेचुरल गेटवे है, यही पतला सा पैसेज, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इस पतले से समुद्री दरवाजे से हर साल लगभग 1 लाख से ज़्यादा शिप्स गुजरती है। ये दुनिया के कुल ट्रेड का 10% से ज़्यादा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। दुनिया के लिए ये रास्ता इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये सिर्फ एक दिन के लिए भी बंद हो जाए तो पूरा मेडिटेरेनियन सी और उसके आसपास के देशों का ग्लोबल ट्रेड ठप पड़ जाएगा। हर साल यहाँ से 60 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स और क्रूज फेरीज के मुसाफिर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक सफ़र करते हैं। अगर इसी जगह एक परमानेंट ब्रिज या टनल बन जाए तो फ़ायदा सिर्फ स्पेन और मोरक्को तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूरोप, अफ्रीका और एशियन कंट्रीज के लिए भी ट्रेड्स के लिए नए रास्ते खुल जाएंगे। यानी ये गैप सिर्फ 14 किलोमीटर का है, लेकिन इसका स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पोटेंशियल उससे कई गुना बड़ा है। फिर भी पिछले 100 सालों में कोई इसे परमानेंटली जोड़ नहीं पाया, और कोशिश नहीं हुई हो ऐसा भी नहीं है। प्लान्स बने, सर्वेज हुए और बिलियंस के एस्टिमेट्स आए, लेकिन हर बार ये गैप खाली ही रहा। कुछ प्लान्स तो इतने क्रेजी थे कि इंजीनियर्स ने सिर्फ ब्रिज नहीं, मेडिटेरेनियन सी का नक्शा तक बदलने का सोच लिया था। तो आखिर इस छोटे से समुद्री रास्ते में ऐसा क्या छुपा है जिसने दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियर्स को भी 100 साल तक रोक दिया? इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं, बल्कि लगभग 100 साल पहले होती है। 1920s में एक जर्मन आर्किटेक्ट हरमन सोरगेल ने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को देखा और उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जो आज भी किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया अटलांट्रोपा। इसका प्लान था जिब्राल्टर के स्ट्रेट के ऊपर एक मैसिव डैम बना देना, जिससे अटलांटिक ओशन का पानी मेडिटेरियन सी में आना रुक जाता और मेडिटेरेनियन सी का जल स्तर 200 मीटर तक नीचे चला जाता। इससे लगभग 5 से 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर की नई जमीन बाहर निकलती। इतनी जमीन कि यूरोप और अफ्रीका फिजिकली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये प्लान कागजों पर जितना आकर्षक लगता था, प्रैक्टिकली उतना ही खतरनाक था। इतने बड़े स्केल पर पानी का स्तर कम करने से कोस्टल सिटीज और बंदरगाह समुद्र से काफी दूर हो जाते, जिससे उनका पूरा इकोनॉमिक जो वजूद था ना, वो खत्म हो जाता। समुद्र का पूरा मरीन इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाता और सिर्फ इसका टेस्टिंग करना ही फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा महंगा था, काफ़ी मुश्किल था। इसलिए ये प्लान कागज़ पर ही रह गया। कुछ डिकेड्स बाद 2004 में एक अमेरिकन आर्किटेक्ट यूजिन सुई ने एक बिल्कुल डिफरेंट आइडिया दिया। स्टील पिलर्स की जगह एक फ्लोटिंग ट्यूब ब्रिज बनाई जाए जो पानी के 200 मीटर नीचे तक डीप करे, ताकि बड़े कार्गो शिप्स आसानी से उसके ऊपर से निकल सके। बीच स्ट्रेट में ये ट्यूब कनेक्ट होता एक 3 मील बड़े फ्लोटिंग आइलैंड से, जहां मैसिव विंड टाइडल टर्बाइंस स्पेन और मोरक्को दोनों के लिए क्लीन एनर्जी जनरेट करते हैं। यूजिन इसे दुनिया का 8 वंडर बनाना चाहता था। आइडिया फ्यूचरिस्टिक था, लेकिन फिर वही पुराना सवाल आया, पैसा। एस्टिमेटेड कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में थी। कई सालों तक ऐसे काफी सारे प्लान्स और प्रोजेक्ट्स बनाए गए, लेकिन एंड में जाकर वो सभी कागज पर ही रह गए। क्योंकि इसी दौरान स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के नीचे की दुनिया को समझने के लिए सर्वेज और ड्रिलिंग मिशंस चल रहे थे। उन इन्वेस्टिगेशंस में धीरे धीरे एक ऐसी रियलिटी सामने आई जिसने सिर्फ इस फ्लोटिंग ब्रिज को ही नहीं,
बल्कि ऑलमोस्ट हर कन्वेंशनल ब्रिज प्लान को सवालों के गहरे में डाल दिया, क्योंकि मैप पर जो सिर्फ 13 किलोमीटर का सिंपल गैप दिख रहा था, असल में वही सबसे बड़ा खतरा था। अब तक एक चीज बार बार सामने आ रही थी, स्पेन और मोरक्को के बीच का सबसे छोटा रास्ता सिर्फ 13 से 14 किलोमीटर है, और नेचुरली अगर ब्रिज बनाना है तो सबसे छोटा रूट ही सबसे इजी और सबसे चीप होता है। लेकिन जिब्राल्टर में एग्जैक्टली इसका उल्टा है। ये रूट ऊपर से जितना सिंपल दिखता है, नीचे उतना ही खतरनाक है। सबसे पहली प्रॉब्लम है गहराई। इस सबसे छोटे रास्ते के ठीक नीचे समुद्र की एक बहुत ही गहरी खाई छुपी हुई है, जहाँ कहीं कहीं पानी सीधा 900 मीटर तक गहरा चला जाता है, जैसे कोई घाटी हो। इमेजिन करो, आईफिल टावर को लगभग 3 बार एक के ऊपर एक खड़ा कर दो, तब जाकर आपको इस गहराई का स्केल समझ आएगा। अगर यहाँ ट्रेडिशनल ब्रिज बनाना हो तो उसके सपोर्ट को 900 मीटर गहरे पानी से होते हुए समुद्र के फ्लोर तक पहुंचना पड़ेगा, और फिर ब्रिज को इतनी ऊंचाई देनी होगी कि नीचे से दुनिया के बड़े जहाज जो 200 फीट से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं वो आसानी से निकल सके। लेकिन यहाँ असली प्रॉब्लम सिर्फ गहराई नहीं है, समुद्र का फ्लोर भी उतना ही खतरनाक है। नीचे पहुंचने के बाद हर जगह एक जैसी मजबूत जमीन नहीं मिलती। कहीं हार्ड पत्थर जैसा सरफेस मिलता है तो कहीं सॉफ्ट गीली मिट्टी मिलती है, जिसमें छोटे छोटे पत्थर और टूटी हुई चट्टानों के टुकड़े मिक्स होते हैं। इसलिए ये एरिया देखने में सिंपल लगता है, लेकिन अंदर से काफी अलग अलग और अनइवन है। अब अगर इसी जगह एक भारी पिलर खड़ा करना हो तो सोच लो, ये वैसा ही है जैसा एक भारी लोहे की रोड को गीली फिसलती कीचड़ में खड़ा करने की कोशिश करो। रोड ना तो सीधी खड़ी रहेगी, ना ही स्टेबल रहेगी। इसे कंपेयर करो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच वाली चैनल टनल से, जहां समुद्र का फ्लोर थोड़ा डैम्प और स्टेबल चट्टान की तरह सॉलिड है। उसे चोक मार्ल कहते हैं। यही वजह है कि वहां टनल बनाना मुमकिन हो पाया। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। जिब्राल्टर की प्रॉब्लम सिर्फ उसके नीचे की जमीन नहीं, उसके ऊपर का पानी भी इंजीनियर्स के लिए चैलेंज है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर वही जगह है जहां अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी एक पतले से रास्ते के थ्रू जुड़े हुए हैं। अटलांटिक का हल्का और कम सोल्टी पानी सरफेस के पास से मेडिटेरेनियन सी की तरफ जाता है, जबकि मेडिटेरेनियन सी का ज़्यादा सोल्टी और भारी पानी गहराई में ऑपोजिट डायरेक्शन में अटलांटिक की तरफ जाता है। यानी एक ही स्ट्रेट में ऊपर पानी एक तरफ जा रहा है और नीचे दूसरी तरफ। जब दो अलग अलग डायरेक्शन में पानी एक साथ बहता है और यहाँ के अंडर वाटर सिल से टकराता है, तो बीच में बड़ी बड़ी अंडर वाटर लहरें और भयंकर टर्बुलेंस क्रिएट होता है। 1990s में जब स्पेन और मोरक्को ने टनल बनाने के लिए डीप सी ड्रिलिंग और सर्वे शुरू किए, तो वहाँ की भयंकर अंडर वाटर करंट्स और नीचे की सख्त चट्टानें उनके लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई। ड्रिलिंग शिप्स और उनके हेवी इक्विपमेंट्स बार बार इन हालातों का सामना करने में नाकाम रहे। इसी दौर में यूएस नेवी ने भी एक अजीब बात नोटिस की। जब यूएस नेवी की सबमरीन्स जिब्राल्टर से गुजरती थी तो वहाँ का वाटर टर्बुलेंस और इंटरनल वेव्स इतनी ताकतवर होते थे कि सबमरीन्स को अचानक सैकड़ों फीट नीचे गहराई में धकेल देते थे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी तक नहीं बताया गया। इस पूरी स्ट्रेट के बिल्कुल पास से गुजरती है एज़ोर्स जिब्राल्टर फॉल्ट जोन, वो जगह जहां अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में मिलती है। अफ्रीकन प्लेट धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है, जिससे यहाँ टेक्टोनिक प्रेशर और कंप्रेशन बनता है, और कुछ हिस्सों में शुरुआती सबडक्शन जोन का सिग्नल्स भी मिलते हैं। पृथ्वी की ये दो बहुत बड़ी जमीन की परतें लगातार एक दूसरे से रगड़ाती और टकराती रहती है, जिसकी वजह से इस इलाके में बड़े भूकंप आते हैं और समुद्र में खौफनाक सुनामी पैदा होने का रिस्क रहता है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है साल 1755 का लिस्बन भूकंप, जिसकी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि उसने समुद्र में एक विशाल सुनामी पैदा कर दी, जिसने लिस्बन शहर का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया था। अब सोचो, अगर आज यहाँ कोई ब्रिज हो और कल को वैसा ही एक भूकंप फिर आ जाए, तो ब्रिज के लिए वो कितना खतरनाक होगा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद इंजीनियर्स के पास एक ही ऑप्शन बचा, या तो इसी छोटे रूट से लड़ते रहो या मैप पर एक दूसरा रास्ता ढूंढो।
और फिर आखिरकार उन्होंने शॉर्टेस्ट रूट को छोड़कर वेस्ट की तरफ देखना शुरू किया, एक जगह जिसे कहते हैं कैमरीनाल सिल। यहाँ उन्हें एक ऐसा रास्ता मिला जो 14 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा था, यानी लगभग 28 किलोमीटर, लेकिन गहराई 900 मीटर से घटकर लगभग 300 मीटर रह गई, जो इंजीनियरिंग के लिए कई ज़्यादा प्रॉमिसिंग था। अब इनको एक डिसीजन लेना था, इस जगह ब्रिज बनाए या टनल। ब्रिज के साथ वही पुरानी प्रॉब्लम्स कुछ हद तक अब भी मौजूद थी, इसलिए काफ़ी लंबे समय से चल रही स्टडीज़ के बाद फोकस धीरे धीरे ब्रिज से हटकर समुद्र के नीचे टनल पर शिफ्ट हो गया। इस नए रूट पर टनल का लेवल रखा जाएगा समुद्र की सतह से लगभग 475 मीटर नीचे, हल्की सी 3% स्लोप के साथ। इसको समझने के लिए सोचो, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पूरी तरह पानी के अंदर डूब जाए और उसके ऊपर फिर भी काफ़ी जगह बची रहे, उतना गहरा होगा ये टनल। प्लान रफली चैनल टनल जैसा कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, दो मेन रेल टनल्स और उनके बीच एक स्मॉलर सर्विस टनल जो मेंटेनेंस और इमरजेंसी एक्सेस के काम आ सके। लेटेस्ट प्रपोजल के हिसाब से टोटल रूट लगभग 42 से 65 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें से अराउंड 27 से 28 किलोमीटर समुद्र के नीचे होगा। लेकिन ये कंपैरिजन सिर्फ बेसिक आइडिया समझने के लिए है, जिब्राल्टर का केस उससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और यही से ये कहानी इंजीनियरिंग से निकलकर कॉस्ट और प्रैक्टिकलिटी के रियल वर्ल्ड टेस्ट पर आ जाती है। चलो अब थोड़ी देर के लिए साइंस को साइड में रख देते हैं और बात करते हैं पैसों की, क्योंकि अगर जियोलॉजी की सारी प्रॉब्लम सोल्व भी हो जाए तो एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है, ये बनाएगा कौन और पैसा देगा कौन। इस लिंक का एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 15 बिलियन यूरो से भी ज़्यादा बताया जा रहा है, जिसमें स्पेन का अपना हिस्सा ही लगभग 8 से 9 बिलियन यूरो के आसपास है। इसे कंपेयर करो चैनल टनल से, जिसका कॉस्ट था 14.5 बिलियन डॉलर्स, लेकिन वो प्रोजेक्ट चला क्योंकि वो दो बड़े अमीर G7 इकोनॉमीज को कनेक्ट कर रहा था। आज उस टनल से साल में 2 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं और लोग प्रीमियम प्राइस देकर भी टिकट लेते हैं। और इसी चीज़ को स्पेन और मोरक्को के कॉन्टेक्स्ट में देखो। स्पेन यूरोप का डेवलप्ड हिस्सा है, लेकिन मोरक्को एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, और एक देश जिसकी पूरी इकोनॉमी काफ़ी लिमिटेड है, उसके लिए अकेला या स्पेन के साथ मिलकर इतना महंगा प्रोजेक्ट फंड करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए दोनों देश यूरोपियन यूनियन और प्राइवेट इन्वेस्टर्स की फंडिंग पर डिपेंडेंट है। और दूसरी बात, स्पेन और मोरक्को आज कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड नहीं है। फेरीज चलती है, कार्गो शिप्स गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं और पैसेंजर्स के पास फ्लाइट्स का ऑप्शन भी है। यानी इंजीनियर्स एक ऐसी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बिलियंस स्पेंड करेंगे जिसका सस्ता और आसान अल्टरनेटिव ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हाँ, परमानेंट कनेक्शन फास्टर और कन्वीनियंट हो सकता है, ट्रेड और टूरिज्म को बूस्ट कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हम इसे बना सकते हैं, बल्कि ये भी है कि क्या इसे बनाना वर्थ इट है। तो ये सिर्फ इंजीनियरिंग का सवाल नहीं है, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल गैम्बल भी है। अब तक जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनका सॉल्यूशन इंजीनियर्स ढूंढ सकते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसी है जिसका सॉल्यूशन किसी इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट में नहीं मिलता, वो है पॉलिटिक्स। स्पेन और मोरक्को नेबर्स जरूर है, लेकिन दोनों के रिलेशन हिस्टोरिकली कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं, और वजह है सेउटा और मेलिला नाम के दो शहर। ये दोनों शहर ज्योग्राफिकली नॉर्थ अफ्रीका की जमीन पर है, लेकिन इन पर कंट्रोल स्पेन का है। मोरक्को कहता है कि ये शहर उनके होने चाहिए, जबकि स्पेन इन्हें अपनी सॉवरेन टेरिटरी का हिस्सा मानता है। इस वजह से दोनों देशों के बीच अक्सर डिप्लोमेटिक टेंशन बनी रहती है। जिब्राल्टर जैसा मेगा प्रोजेक्ट एक देश अकेला बना ही नहीं सकता। टनल स्पेन से स्टार्ट होकर मोरक्को तक जाएगी, तो फंडिंग, कंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी, बॉर्डर कंट्रोल और ऑपरेशन तक हर मेजर डिसीजंस में दोनों गवर्नमेंट्स का लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन चाहिए। हिस्ट्री दिखा चुकी है, जब दोनों कंट्रीज के रिलेशन बिगड़ते हैं तो जॉइंट प्रोजेक्ट्स पर अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। इसके साथ एक और सेंसिटिव इशू है माइग्रेशन। सेउटा और मेलिला यूरोपियन यूनियन और अफ्रीका के बीच के अकेले लैंड बॉर्डर्स है, इसलिए ये दोनों जगह बहुत हेवीली सिक्योर्ड है।
मई 2021 में एक डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट के बाद सिर्फ 24 से 36 घंटों में 8,000 से ज़्यादा लोग स्यूटा में क्रॉस करके चले गए थे। और जुलाई 2026 के एंड में एक और बड़ी सर्ज हुई। कुछ ही दिनों में लगभग 40 से 60,000 माइग्रेंट्स स्यूटा में एंटर हुए, जिसमें से ज़्यादातर लोगों को बाद में वापस डिपोर्ट कर दिया गया। ऐसी घटनाओं की वजह से यूरोपियन पॉलिटिशियंस को डर है कि अगर यहाँ एक फिजिकल रेल कनेक्शन बन गया तो ये माइग्रेशंस के लिए एक परमानेंट आसान रास्ता बन सकता है। इसीलिए अगर ये टनल कभी बनता है तो दोनों तरफ से बॉर्डर चेक पॉइंट्स को उतना ही सिक्योर बनाना पड़ेगा जितना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है। तो ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां जियोलॉजी, पैसा और पॉलिटिक्स तीनों एक साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये कभी बनेगा या नहीं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद क्या यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने का ये सपना अब भी जिंदा है? एक्चुअली हाँ, और अभी भी इस पर काम चल रहा है। स्पेन और मोरक्को अब ब्रिज के बजाय अंडर सी टनल के ऑप्शन को सीरियसली डेवलप कर रहे हैं। और ये काम अकेली एक कंपनी नहीं कर रही है, अलग अलग एक्सपर्ट कंपनीज इसी पजल के अलग अलग हिस्सों पर काम कर रही है। और यहाँ पॉपुलर क्लेम को क्लियर करना भी जरूरी है। स्पेन, पोर्चुगल और मोरक्को 2030 फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे, इसलिए इंटरनेट पर कहा जा रहा है कि टनल 2030 तक रेडी हो जाएगी, लेकिन रियलिटी में ये टाइमलाइन पॉसिबल ही नहीं है। एक्सपर्ट इसका एस्टिमेट 2035 से 2040 का बताते हैं, यानी वर्ल्ड कप खत्म होने के काफी साल बाद का। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या यूरोप और अफ्रीका को जोड़ना पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी कह रही है हाँ पॉसिबल है। असली सवाल ये है कि क्या स्पेन और मोरक्को जियोलॉजी, कोस्ट और पॉलिटिक्स को ओवरकम करके इसे रियलिटी बना पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये 13 किलोमीटर का गैप यूरोप और अफ्रीका के बीच का पहला परमानेंट फिजिकल कनेक्शन बन सकता है। तो जिस जगह यूरोप और अफ्रीका एक दूसरे को साफ साफ देख सकते हैं, वही 13 किलोमीटर का गैप इंसान पिछले 100 सालों में भी पार नहीं कर पाया। कोशिशें आज भी जारी है और हो सकता है फ्यूचर में ये रियलिटी बन जाए। लेकिन तब तक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हमें एक इंटरेस्टिंग बात जरूर याद दिलाता है। कभी कभी मैप पर सबसे छोटा रास्ता असल में सबसे मुश्किल होता है, और कुछ ऐसा ही आसमान में भी होता है। दुनिया में एक जगह ऐसी है जिसके ऊपर से फ्लाइट सीधा गुजरने के बजाय उसे अवॉइड करके साइड से निकल जाती है। वो जगह है तिब्बत। लेकिन आखिर तिब्बत के आसमान में ऐसा क्या छुपा है जो एयरलाइंस इसके ऊपर से उड़ने से बचती है? इसकी पूरी कहानी इस वीडियो में है, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्यूरियस रहो, सीखते रहो।